तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से आज थोड़ी हल्की राहत के संकेत और सेंचुरी मारने के मूड में है एसजेएक्स निफ्टी, और वो ऊपर की तरफ। बड़ा सवाल ये कि गैप से ऊपर खुलने के बाद टिकेंगे और बढ़ेंगे या फिर फिसलेंगे। क्या होगी रेंज, क्या होगा ट्रेड और कैसे आप बनाएं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, कल के मुकाबले एटलीस्ट आज मूड माहौल थोड़ा बेहतर बाजार का लग रहा है हमारा भी। बिल्कुल उम्मीद है कि एक रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दुनिया भर में हुई है दीप, उन पर विस्तार से करेंगे बातचीत। और जो कुछ भी डर ग्लोबल मार्केट्स का, हमारे बाजारों का और हमारी गिरावट का है, उस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लें आज के संकेत। उतार चढ़ाव के बीच फाइनली डाउ फिर से नीचे बंद होता दिखा है। नेस्डेक और S&P सपाट बंद हुए। हो सकते थे हरे निशान में बंद, लेकिन ऐसा हो न पाया। सोना ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बीच मजबूती से 50,000 के पार निकला है। साल भर के हायर लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। 50,000 का लेवल 13 महीने के बाद दिखा है। नतीजे समाप्त आज नहीं आएंगे, लेकिन कल जो आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उन पर रहेगा एक्शन भरपूर। और फॉर ए चेंज कोल इंडिया के दमदार रिजल्ट है और बाकी नतीजों पर भी विस्तार से करेंगे हम बातचीत। और जनवरी में CPI दर जो आई है वो थोड़ा उत्साह बढ़ाने वाली है। 6% के ऊपर है 7 महीनों की ऊंचाइयों पर, यानी कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक है। इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है। इन्फ्लेशन के नंबर जो आए, बाकी जो आंकड़े भी अच्छे दिख रहे हैं। सर, आज का सेटअप समझें उससे पहले एक बार जरा कल की बात कर लें, क्योंकि काफी भारी गिरावट हुई। करनी एक बार तो टच कर ही लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अगर ऐसी भारी गिरावट हो, एक तो वो मूड माहौल का क्या करते हैं, दूसरा यूक्रेन के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इतने चिंताजनक नहीं है। जो बाकी देशों से आ रहे हैं, जो मार्केट में हो रहा है, वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इस पे। तो ये हो क्या रहा है? तो पहले मैं कल वाले पे बात करता हूँ, यूक्रेन, और उस पर हम फिर अलग से बात करते हैं। पहले कल क्या हुआ, क्यों हुआ। आपको याद होगा पिछली बार भी जब हम तेजी से गिरे और इन लेवल्स पर आए। देखिए, जितनी ज्यादा मशीन ट्रेडिंग होगी, जितनी ज्यादा एल्गो ट्रेडिंग होगी, जितनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लेवल्स पे ट्रेड करेंगे, वैसे वैसे इस तरह के मूव आपको बाजार में कई बार आते हुए दिखेंगे। क्योंकि जहां इमोशंस नहीं है, सिर्फ लेवल से, वहां पर ट्रेड ट्रिगर होते हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, अगर आपका कोई ट्रेड है और आपका ट्रेड वो लॉस में है और आपको लगता है कि नहीं मुझे काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, आप सोचेंगे थोड़ी देर देखता हूँ, आज नहीं कल देखता हूँ, 2 दिन रुकता हूँ, अभी तो मेरी कैपेसिटी है, मैनेज कर लूंगा, शायद ऊपर आ जाएगा। ये सारे थॉट्स आते हैं। मशीन के पास ये थोड़ी सब है, उनके पास दिमाग है, दिल नहीं है। ट्रेडर्स के पास दिल ज्यादा होता है, दिमाग कम होता है, राइट। तो जब इस तरह के फॉल होता है, उस समय एक कोई खरीदने वाला नहीं है, दूसरा जिसको बेचना है उसको बेचना है, तीसरा फिर जब मशीन आपकी ट्रेड्स ट्रिगर करती है या फिर किसी लेवल के नीचे आपकी लॉन्ग पोजीशन कट जानी चाहिए, शॉर्ट ट्रिगर हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है डबल होता है, यहीं पर शॉर्ट काट के यहीं पर लॉन्ग काट के शॉर्ट भी करना है। करेक्ट। तो फिर जो वो फॉल बढ़ता है वो बढ़ते जाता है। कल हम दुनिया में सबसे ज्यादा गिरे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऐसा देखा जाए तो दुनिया की बाकी इकोनॉमी के मुकाबले हम बेहतर हैं। नो डाउट हमारी अपनी भी चिंताएं हैं, महंगाई की, ब्याज दरों की, या फिर कच्चे तेल की, वॉटएवर, लेकिन वो सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है। उसके बावजूद हम ज्यादा गिरे। इसका मतलब क्लियर कट है कि हमारे मार्केट डेप्थ के लिहाज से अभी भी मशीन ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारी माइंडसेट अभी तक वो मैनुअल ट्रेडिंग वाली पूरे हिंदुस्तान की है। तो जब मशीन ट्रेडिंग जब होती है तो वहां पर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, और जब इमोशंस खत्म होते हैं तो एक के बाद एक लेवल। इसीलिए आप एक चीज समझिए, किसी भी लेवल से क्यों एक कोई रिकवरी नहीं आती है। अगर किसी को लगता है 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा है, या किसी को लगता है 16,800 अच्छा है, या व्हाटएवर, तो वहां पर रुककर थोड़ी रिकवरी तो आनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं आती। उसके पीछे वजह यही कि जब आप सिर्फ लेवल्स देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं, भावनाएं नहीं है, तो ये हाल होता है। बट अनडाउटेडली इसमें कोई डाउट नहीं, बाजार मजबूत नहीं है, गिरने का बहाना चाहिए, और वो बहाना आपको यूक्रेन रशिया से मिला। 2 हफ्ते पहले भी रशिया यूक्रेन की बात हुई थी, लेकिन तब हम नहीं गिरे, न ग्लोबल मार्केट्स गिरे, तब ना अमेरिका गिरा ना हम गिरा। उस समय शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस लेवल तक भी तनाव पहुंचेगा। आज शायद हम ये अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, या वापस लौट जाएंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को पता नहीं होती। शायद रशिया को भी नहीं पता, शायद यूक्रेन को भी नहीं पता, तो हम तो बहुत दूर की बात है ना, अमेरिका को पता है। तो आगे क्या होगा वो एक अलग चीज है। लेकिन सिर्फ कल के सेशन का अगर आप देखें तो सिंपल सी चीज ये है, पहली चीज FIs को बेचना है, बेचना है। उन्होंने मन बना रखा हम बेचेंगे, ठीक है।
अगर कोई लेगा तो जिस भाव में लेगा उस भाव में बेचेंगे। अगर आप 17,200 पे नहीं लोगे तो 17,000 पे बेचेंगे, 17,000 पे नहीं लोगे तो 16,800 पे बेचेंगे, उन्हें तो बेचना है। करेक्ट। और वही होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम वही है, बिकवाली का दबाव है, खरीदारी का अभाव है। यस। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह का फॉल में होता है। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है जी, जो ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारी खराब बातें हम कर रहे हैं जी, लेकिन मशीन के ट्रेड जो होते हैं, जो जब बिकवाली में ऐसे होते हैं तो खरीदारी में भी ऐसे होते हैं। जब उन्हें लेना है तब भी वो इसी तरीके से लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, गिरने में खरीदारी का सपोर्ट नहीं आता, लेकिन जब बढ़ने का वक्त होता है तो सप्लाई रिटेल की तरफ से भी मिल जाती है। इसलिए बढ़ने की स्पीड आपको हमेशा थोड़ी कम दिखेगी, गिरने की स्पीड थोड़ी ज्यादा दिखेगी। बट मशीन ट्रेड्स के हिसाब से फॉर एग्जांपल अब किसी ने शॉर्ट किया हुआ है और उसने शॉर्ट का अपना स्टॉप लॉस 17,200 डाला है, या किसी ने 17,000 डाला है, 17,000 पार होते ही मेरी शॉर्ट कट जानी चाहिए, 17,200 होते ही मेरी शॉर्ट कट के डबल लॉन्ग हो जानी चाहिए। इस तरह के कई सारे आपके फॉर्मूला होंगे। तो बढ़ने के वक्त भी आप इसी तरह के मूव देखेंगे। फर्क इतना ही है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ने में कम इसलिए होती है, हर जगह सप्लाई आती रहती है। गिरने के वक्त स्पीड इसलिए ज्यादा होती है कि सपोर्ट आपको इजीली मिलता नहीं। क्योंकि गिरता तभी है जब सेंटीमेंट ज्यादा खराब होता है, बढ़ता तब है जब सेंटीमेंट अच्छा होता है। लेकिन उस सेंटीमेंट अच्छा होने के साथ सब खरीदे तब तो ना, अगर सब नहीं खरीदेंगे, कुछ ही खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे तो क्या। सो इसलिए आई एम श्योर कि जो आपको पता भी होगा, सेबी एल्गो ट्रेडिंग पे और रिटेल की पार्टिसिपेशन पे इसमें डिस्कशन पेपर ला रही है। तो आई थिंक ये इस मार्केट के लिए बहुत जरूरी बात हो चुकी है कि किस तरह से मशीन ट्रेडिंग के जमाने में रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम ज्यादा करना। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके ब्रोकर को लगता है कल 3:15 पर 3:20 पर कि आप 16,800 के नज़दीक बंद हो रहे हैं और इसका मार्जिन शॉर्टफॉल है या इसकी ताकत नहीं है कि मार्क टू मार्केट लॉस भर पाएगा, अगर वो आपकी पोजीशन कल 3:15 बजे 3:30 बजे ही कटी है और अगर आप सुबह आज आप 150-200 पॉइंट ऊपर देखते हैं मार्केट को, एब्सोल्युटली, तो आपको ये लगता है कि मैं ठगा गया, मैं गलत बाजार में आ गया। करेक्ट। ट्रेडिंग डिसीजन, मार्केट पे डायरेक्शन पे डिसीजन गलत होना एक अलग चीज है, लेकिन आपको ये फील होना कि यार मैंने मतलब ये लॉस तो मुझे नहीं होना था, वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इस पे जो डिस्कशन पेपर आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो आई थिंक वॉलेटिलिटी को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी। बट एनीवे, हरियाली आज सुबह दिख रही है और एटलीस्ट सिचुएशन पिछले 24 घंटों में बदली नहीं है और अगले 24 घंटों में बदल जाएगी। हाँ। अच्छा, किस तरफ वही सवाल बनता है। ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड बाउंसर आ गया, राइट। 16 फरवरी की बात हो रही है जी, कि अगर रशिया को अटैक करना है तो 16 फरवरी की डेट है। इसका मतलब ये नहीं कि 16 फरवरी के पहले या बाद नहीं कर सकता। अटैक करने के लिए कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया जाता कि भाई हमने ये पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है, इतना बज के इतना मिनट और इस लोकेशन पे बम डालना आपके लिए शुभकारी होगा। करेक्ट। ठीक है ना, वैसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 16 तारीख को हम पर अटैक हो सकता है, कल 16 तारीख फर्ज करे अटैक हो गया, तो अटैक हो गया तो हम गिरकर बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर आपको पता है लड़ लिए दोनों, हो गया, इवेंट आ गया, है ना। और आजकल के जो वॉर होते हैं वो 2-4 दिन से ज्यादा चलते नहीं होते, ठीक है ना। जो होना है 2-4 दिन में हो जाता है। तो आई थिंक ये हफ्ते में जितना आपको पैनिक देखना है वो देख के खत्म हो जाएगा। हो गया ना खत्म बात, ठीक है। उसकी वजह से जो कमोडिटीज के दाम बढ़ने होंगे, गैस के दाम बढ़ने होंगे, जो बढ़ ही रहे हैं पहले से, हो सकता है कि इवेंट हो जाने के बाद उल्टा होना हो जाए। तो एक चीज वो है। दूसरी चीज, अगर ना हुआ तो अगर तो फिर आपको ये लगेगा कि अगर नहीं हो रहा है तो भी बढ़ सकता है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि गिरकर बढ़ना है या सीधे बढ़ना है। सो मेरे ख्याल से कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगले 24 घंटे। अगर ना निकाले तो मुश्किल है, ज्यादा चांसेस निकल जाएंगे। और अगर निकल गए, दोनों की तरफ से कोई ऐसा खराब बयान नहीं आया, कोई इस तरह का एक्शन नहीं हुआ, तो आप हो सकता है कल या परसों, फिर जो कल यानी परसों आप मार्केट को फिर उस तरह का रिएक्शन देते हुए देख सकते हैं, या हो सकता है उसके पहले कल भी रिएक्शन देते। तो मैं इस लेवल पर मार्केट में उतना बेरिश नहीं हूं जितना मैं 17,300-400 पे था, क्योंकि जब 17,575 के नीचे, बजट के दिन के नीचे हमने बंद दिया, तब हमने कह दिया कि ये मार्केट खराब है, है ना। 17,600 पर इसीलिए हमने एग्जिट बोला कि अब यहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बजट के पहले से नीचे जा रहे हैं फिर कोई मतलब ही नहीं। सो लेकिन अब
हो सकता है एक झटका इंट्राडे में आपको दे दे, जो रेंज हमने 16,400 16,600 की पहले टेस्ट की थी, 16,415 से हमने रिकवरी दिखाई थी 2,000 पॉइंट की। हो सकता है किसी वजह से किसी दिन अगर बम डलने की खबर आ जाए कर जाए तो आप वहां पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वहां से ज्यादा दूर भी नहीं, 400 पॉइंट कोई बहुत दूर नहीं होता, करेक्ट। तो वहां से आप वापस घूम भी सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब आया था तो हमारी रेंज वही थी 16,200 16,400 में बॉटम बना चाहिए, 16,415 पे बॉटम बनाकर मार्केट वापस ऊपर आ गया। अभी भी रेंज 16,400 के आसपास की ही बनती है, जहां पर आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगा। लेकिन उससे पहले पूरी तरह से मार्केट जो ट्रेड करेंगे वो रशिया और यूक्रेन के डेवलपमेंट पे करेंगे। डेवलपमेंट आए तो ठीक, डेवलपमेंट ना भी आए दीप, एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, हो सकता है आपको कुछ खबर ना सुनने को मिले, मार्केट तब भी रिएक्शन देगा। मार्केट किस तरफ कंफर्ट लेता है, कोई खबर नहीं आ रही है तो ये कंफर्ट लेता है कि भाई नहीं सब कुछ ठीक होने जा रहा है, या ये कंफर्ट लेता है कि नहीं खराब हो सकता है। सो अल्टीमेटली आज और कल 2 दिन आपको कंप्लीटली रशिया यूक्रेन पे ट्रेड करना है और वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। सो मेरा ये समझना है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत खराब हम यहां से नहीं होंगे, और अगर वॉर हुआ तो गिरकर बढ़ेंगे, नहीं हुआ तो वैसे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक संभलने के संकेत। हाँ, अब इसमें जब आप मुझे पॉजिटिव सुन रहे हैं तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल खोल कर अनाप शनाप खरीदारी करेंगे, सारे पैसे लगा दूं आज के आज ही, कल मुझे करोड़पति बनना है जी, ये वैसा मार्केट है नहीं। आपको पैसे लगाने कल ही पैसा बनाने के लिए आज से, लेकिन व्यू आपको 3 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने का रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जहां लगाएं वहीं से मार्केट घूमे, बिल्कुल उसके बाद 400-500 पॉइंट नीचे आ जाए तो वो आपकी ताकत होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुश्किल मार्केट है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक है, आप थोड़ा पैसा लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंट्राडे वॉलेटिलिटी भी बहुत रहेगी, कल विक्स 23% बढ़कर आया है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी रहेगी, ओवरनाइट वॉलेटिलिटी। अब आप बताओ कल जिस तरह से डे लो पर जाकर बंद, कौन बोल सकता है 125 ऊपर खुलो गया, करेक्ट। सो वॉलेटिलिटी का मतलब दोनों तरफ है, आप तेजी के सौदे में भी गलत पड़ सकते हैं और मंदी के सौदे में भी गलत पड़ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। इस तरह के माहौल में कोई जरूरी नहीं है, अगर ट्रेड करने ही तो आप अपनी पूरी हेजिंग के साथ करें, छोटी क्वांटिटी में करें, प्रिफरेबली ऑप्शन में करें, इन्वेस्टमेंट सोच कर करें, और ट्रेडिंग में पैसा बन जाए तो बहुत बढ़िया, उस तरह से करें तो ठीक रहेगा। तो पोजीशनिंग अपने एक ही सिंपल चीज है, जब मार्केट समझ में नहीं आए तब अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कितनी रिस्क लेने की ताकत है, मेरे पास कितने पैसे हैं, अगर 500 पॉइंट नीचे हो जाए तो मेरा क्या होगा। अगर आपने इन सवालों के जवाब अंदर से ढूंढ लिए वो तो फिर सब कहते हैं, हम मेडिटेशन इसीलिए करते हैं, लोग कहते हैं भगवान आपके अंदर है, बाहर मत ढूंढो। वैसे ही मार्केट के डायरेक्शन के सवालों के जवाब आपके अंदर है, बाहर नहीं ढूंढो। समझ गए सर। तो चलिए, ये है आपको जो सावधानी बरतनी है, 1-2 दिन और मुश्किल वाले आपको बिताने पड़ सकते हैं। आज के सेटअप पर आते हैं सर, फिर कल की गिरावट के बाद आज के संकेतों में क्या बदलाव हुआ है? ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल किया है नेगेटिव से जी, एफआईएस तो नेगेटिव है ही जी, एक पॉजिटिव आया है डीआईएस की तरफ से थोड़ा सा आंकड़ा, लेकिन कोई बहुत भरोसा इन पे इसलिए नहीं आता कि एक दिन खरीदते एक दिन बेचते में वैसा वाला मामला है। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर हम ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल पर हैं, बताएंगे हम आगे। सेंटीमेंट नेगेटिव, ट्रेंड नेगेटिव हुआ है दीप, ये सबसे बड़ा ट्रेंड 17,000 के नीचे बंद हुए तो नेगेटिव तो होता है ट्रेंड एक बार, ये हो गया। अब ठीक है, अब आइए आज के लिए दिन का सपोर्ट जोन जो है 16,625 16,700 पहला सपोर्ट जोन है, और उसके नीचे 16,425 16,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो खरीदारी करने का मौका बनता है। ऊपर 17,000 17,075 पहली रुकावट की रेंज है, और इसके पार निकल कर टिके तो 17,125 17,200 कर दें इसको, 17,125 17,150 जो रेंज है, इसको 17,125 17,200 बिकवाली की रेंज निकल कर आएगी आपके लिए ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 37,000 के नजदीक बंद हुए हैं, 36,375 36,500 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है। इसके नीचे अगर गए तो 35,850 36,025 ये आपके लिए सपोर्ट की अगली बड़ी रेंज निकल कर आती है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 37,325 37,500 इस रेंज में हम कहीं खुलने चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर निकले टिके तो 37,700 37,850 हायर रेंज हो सकती है। एक चेंज दीप आज मैंने किया है जी सर, क्योंकि कल आप बड़े मूव देख रहे हैं जी, 1600 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट आपका निफ्टी कम देखने को मिलता है जी। तो आज मैंने डे रेंज नहीं दिए जी, आज मैंने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर के दिए, और ये लेवल मैंने पूरी तरह से वायदा कारोबार के डेटा से और पुराने डेटा से निकाले। अब मैं आपसे भी अपने दर्शकों से भी मैं पूछूंगा इस पर कि बजाय मैं दिन की डे रेंज स्मॉल मीडियम बड़ी रेंज देता हूं, क्या उसके बजाय ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो कहां कहां सपोर्ट है,
ऊपर जाता है तो कहाँ कहाँ रुकावट है, वो ज़्यादा हैंडी है क्या, वो ज़्यादा काम के हैं क्या, उसको देखिए आज। और स्पेशली जब वॉलेटाइल मार्केट में हो तो क्या ये काम के हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया आज स्ट्रेटेजी में, मुझे लगा कि ये करना चाहिए। तो अब ये रेंज मैंने दे दी। अब आज निफ्टी के सपोर्ट लेवल, हम कल 16,842 पे बंद हुए। यस सर। अब यहाँ से नीचे कहाँ कहाँ सपोर्ट है वो लिख लीजिए जी। 16,775 पहला सपोर्ट है जी, 16,700, ठीक है, 16,625, 565, 525 और 425, ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। और ये सारे के सारे लेवल स्पॉट लेवल है, फ्यूचर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं जो सारे लेवल्स देता हूँ सुबह 8 बजे, सारे स्पॉट लेवल्स होते हैं, कोई भी फ्यूचर लेवल नहीं होता। तो ये आपके यहाँ फॉर एग्जांपल आप नीचे जाते हैं तो आपको पता है पहला सपोर्ट मेरा 16,775 पे आएगा, उसके नीचे 700 पर आएगा, 625 पे आएगा। तो आप अपनी पोजिशनिंग, अगर आपको शॉर्ट काटनी है तो भी उस हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ सूटेबल लगता है उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। इसलिए मैंने ये लेवल लिया। ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं, और ये जो लेवल में जो गिन रहा हूँ ऊपर और नीचे के कल की क्लोजिंग से होंगे। कल 16,842 की क्लोजिंग हुई, ऊपर का पहला लेवल आपका निकल कर आएगा 16,900, 16,950, 17,000, ये 3 लेवल तो पहले छोटे वाले हो गए। फिर 17,075, 17,100 दो मीडियम है, और 17,150, 17,200 ये ऊपर के लेवल से। अंडरस्टूड। तो इसमें आपको लेवल के हिसाब से, क्योंकि बाय और सेल में दूंगा तो उसमें सारे लेवल शायद कई बार कवर ना भी हो, और स्पेशली जब रेंज बड़ी हो मार्केट की, बड़ा मूव हो, तो मैंने सोचा कि आज ये देखे देखता हूँ। आप बताइएगा मुझे आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, या आपके लिए पहले वाली वही रेंज ठीक है जी। बैंक निफ्टी आप बंद हुए 36,900 पर। यस सर। उसके नीचे जो सपोर्ट इमीडिएटली 36,800 कल का लो है, 36,600, 36,500 ये सपोर्ट लेवल है, और ठीक इसके नीचे 36,375, 36,200, 36,025 और 35,850 ये सारे लेवल्स आप नोट करके रख लें। तो आपको ध्यान रखेगा भाई, अगर मुझे राउंड फिगर में स्टॉप लॉस रखना है तो मैं 36,025 के आसपास 36,000 का रख लूँ, 36,500 के आसपास रखना है तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपको ये पता है कि 36,500 टूटा तो अब कहाँ आएगा, कई बार मैं बोलता हूँ ना कि ये लेवल टूटा तो यहाँ तक आएगा ही आएगा, तो वो ऐसे निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल 36,500 टूटा तो मुझे पता है 36,375 और 200 आना ही है, तो उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पोजीशन किसी एक लेवल पर थी, उस लेवल के ऊपर या नीचे टूटने के बाद कितना बड़ा मूव आ सकता है, उससे आपको अंदाजा लगाने में शायद थोड़ी मदद मिलेगी। 2-3 दिन में शायद आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको ठीक लगेगा कि ये हो सकता है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं, 37,150 पहला लेवल है, 325, 37,500 यहाँ तक आप एक रिकवरी दिखाएंगे। इसके ऊपर कंजेशन जोन में आते हैं 37,575, 650, 700, 800 और 37,975, सो 38,000 तक की। तो 1000 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट ऊपर के बीच में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये मिले, उस हिसाब से देखिएगा। बताइएगा एक आध दिन देखकर आपको कैसा लगता है, नहीं तो हमारे पास पुराना तो है। एब्सोल्युटली सर, बट आई थिंक वॉलेटाइल बाजार में मदद रहेगी अगर आप इस तरह से लेवल्स देखेंगे। डेटा समझाएं सर, जो आप कह रहे थे थोड़ा कंफर्ट आ रहा है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में ज्यादा बदलाव नहीं, 48 से 47% ठीक है। वायदा कारोबार में कल उन्होंने एक्शन भी कम किया है। पुट कॉल रेशियो नियर ओवरसोल्ड लेवल है, 0.76 है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे, 0.7 के नीचे तो 100% ओवरसोल्ड है ही। तो अब शॉर्ट कवरिंग आनी, अब प्रॉब्लम ये कि सुबह सुबह ही आ रही है, नीचे खुलकर आती तो और भी अच्छा था, लेकिन ठीक है अब जहां से आ रही वहां से आ रही है, अच्छा है। एक तरह से यहीं से आ रही तो कल का लो अगर मैनेज हो जाए तो भी बुरा नहीं है। कल हमारी वही कहना था कि 17,825, 17,875 ब्रॉड रेंज जो थी सपोर्ट की, वही लगभग वहीं पर सपोर्ट लिया। 17,809 का लो बनाया, सॉरी 16,825, 16-17 में ये चलेगा, कंफ्यूजन 2-4 दिन चलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। या तो ये 16 के नीचे रहेगा तो मैं फिर 16 बोलने लगूंगा, या एक आध दिन में वापस 17 आ जाएगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन तो एग्जैक्टली सपोर्ट वही लिया है कल, जहां पर उसको मार्केट को लेना था। तो कल हम गिरे जरूर है, फिर भी आखिरी उम्मीद नहीं छोड़े। वो डूबते हुए तिनके का सहारा होता है ना, तो तिनके का सहारा कल जरूर लिया है, होल्ड कर लिया जस्ट वहीं पर। सो ये आपके लिए हो गया। विक्स बहुत बढ़कर आया है 23%, जो बता ही रहा कि वॉलेटिलिटी हो तो जाहिर सी बात है। अंडरस्टूड सर। पोजीशंस पर आते हैं, क्या करना है मौजूदा पोजीशंस में? कल का लो 16,809 है, उसको थोड़ा सा नीचे 16,775 पर स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। वैसे दीप क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 17,100 के नीचे ट्रिगर हो गया निफ्टी का। 17,100 के नीचे जब आप बंद हुए तो खराब तो हो गए, ठीक है। लेकिन अब भी अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है 16,775 इंट्राडे और क्लोजिंग में स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हो गया है, 38,000 का था, उसके सॉरी 37,000 का, उसके नीचे बंद हुए, ठीक है।
नहीं, बैंक निफ्टी का तो 38,500 ही दिया था कल। 38,500 के नीचे कल बहुत नीचे बंद हुए। अभी भी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 36,500 आप रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस के तौर पर। शॉर्ट है तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है कि शॉर्ट में कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 17,200 के पहले स्टॉप लॉस ढंग का है नहीं, लेकिन आप इतना दूर रखेंगे नहीं। तो मैं आज अलग तरीके से दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ स्टॉप लॉस। इंट्राडे 17,100 है, क्लोजिंग 17,250। इसका मतलब क्या है, जब तक आप 17,250 के ऊपर बंद नहीं हो रहे तब तक आप सेल ऑन राइज है। ओके, तब तक आपको बेचना ही है। अब नेक्स्ट चेंज वहीं पर आता है। बेसिकली क्या हो रहा है, जो डेटा निकल कर आ रहे हैं वो 17,100 से 17,350 क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत बड़ा जोन है ट्रेंड डिसाइड करने के लिए आज से। क्योंकि बजट के ठीक एक दिन पहले आप 17,364 पर बंद हुए थे, बजट के दिन 17,575 पे। तो बजट के पहले का लेवल 17,364, जिसको मैंने राउंड फिगर 17,350 कर लिया। पिछली बार जो करेक्शन में आप 17,100 के नीचे बंद नहीं हुए, तो ये जो रेंज है 17,100 17,350 की, ये बड़ी क्रिटिकल रेंज है जहां पर जिसको पार करने में अब मुश्किल आएगी। उसको तोड़ने में मुश्किल आ रही थी तो अब पार करने में भी मुश्किल आएगी। जो आपका सपोर्ट जोन है वही रुकावट का जोन बन जाता है। तो इसलिए इंट्राडे में आप 17,100 रख सकते हैं। इंट्राडे में आपको और छोटा रखना है तो 17,000 रख लो, ठीक है। बाकी ये लेवल, और जिनको क्लोजिंग बेसिस पे भी छोटा रखना है वो 17,150 भी रख सकते हैं। आपकी स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, उसमें मैं डायरेक्शन दे सकता हूं। हर एक ट्रेडर का अलग अलग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आपकी क्या लेवल की पोजीशन है, रिस्क लेने की ताकत कितनी है, नुकसान कितना देख सकता है। आपने समझो आपने ट्रेड ही 50 पॉइंट के ले लिया और मैं बोलूं 250 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस होगा तो मतलब ही नहीं है। करेक्ट सर, ठीक है। बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी मौजूदा पोजीशन सर 37,575, 37,500 के ऊपर निकलने पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। और 38,000 पॉइंट दूर है 1,100 पॉइंट, उससे पहले कोई स्टॉप लॉस आता नहीं है। अगर आपको छोटा रखना है तो आप अपनी कैपेसिटी से रख लें, क्योंकि 1,600 पॉइंट अगर गिरा हो बैंक निफ्टी तो 1,000 पॉइंट ऊपर का तो स्टॉप लॉस आएगा ही मेरे लिए, नहीं तो कैसे क्या करेंगे। अब आइए नई पोजीशन। इंटरेस्टिंग है दीप, आज नई पोजीशन बनाने के दो तरीके दिए हैं। एक तो निफ्टी खरीदें आप 16,625 16,700 की रेंज में अगर आता है तो वहाँ खरीदना है। स्टॉप लॉस 16,500 का लगा लीजिए। टारगेट जो ऊपर के बनेंगे 16,775 16,825 16,900 16,950 तक के टारगेट के लिए आपको इस रेंज में खरीदानी, 4 छोटे टारगेट। दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदें, कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। 16,800 का लो था, 16,775 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए निफ्टी को। और ऊपर की तरफ का टारगेट 16,950 17,000 17,075 17,100 150 और 200, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए खरीदारी करनी है। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, जो भी अगर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं वो पूरी फॉलो करें। हर रोज मैं हर स्ट्रेटेजी में आपको स्टॉप लॉस जरूर देता हूँ। अब अचानक से ये ना बोलें कि 17,600 पे भी आप बोल रहे थे खरीदने का, हाँ बोल रहे थे, लेकिन वहां पर भी स्टॉप लॉस दिया था, यहाँ पर भी दिया। हर जगह अगर आप फॉलो करना है तो पूरी करें, आधी बात को ना करें ताकि नुकसान आप ही का है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आइए बेचने की बात। 17,075 17,200 की रेंज अगर आती है तो वहां पर बेचना चाहिए आपको 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,000 पहला टारगेट होगा, 16,900 16,850 मीडियम टारगेट, 16,800 16,700 और 16,625 फाइनल टारगेट, जिसके लिए निफ्टी में ऊपर में उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। अब क्या वो बिकवाली 17,000 पे ही कर लेनी चाहिए? देखो उस समय का मूड माहौल क्या होता है, क्योंकि अगर गिरने में नीचे जल्दी आ सकते हैं तो हो सकता है एक बार 17,000 मेक और ब्रेक लेवल जरूर है, लेकिन देखते हैं वहां पर क्या कुछ होता है। दूसरा तरीका ये, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो बेचना चाहते हैं वो 17,100 का ही स्टॉप लॉस लगाकर गैप अप मिले आपको बड़ा और बेचना चाहें तो 17,100 को स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं आप जी। टारगेट आपका 16,800 16,700 दो छोटे टारगेट हैं, 16,625 575 16,525 और 16,425 तक के टारगेट। क्योंकि अगर आप 16,800 तोड़ते हैं और इसके नीचे ट्रेड करते तो आपके लिए रास्ता खुलता है 16,400 16,600 की रेंज तक का। तो इसलिए मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वो एक और स्ट्रेटेजी दी है, लेकिन रिस्क बहुत है, ध्यान में रखिएगा। प्रिफरेबली इंट्राडे ट्रेड ही करें और स्टॉप लॉस के साथ ही करें, क्योंकि आप पता चले कि मतलब आप ट्रेड करके चाय पीने गए, चाय पीने भी छोड़ो, चलो चाय पीने आदमी न जाए, अपनी भावनाओं को काबू कर ले कि आज चाय नहीं पीऊंगा, मार्केट बोल रहे, लेकिन वॉशरूम तो जाना पड़ेगा, ठीक है। पता चला तब तक रशिया यूक्रेन ने क्या कर दिया, कुछ खबर आ गई, मतलब वापस आए तो ये क्या है, ये मेरी स्क्रीन है किसी और की है वैसा गेम बदल जाएगा। हाँ, तो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, ये ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड सर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में छोटी दी, ज़्यादा दी नहीं, समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा मतलब कुछ करने जैसा। तो एक बढ़िया जो मुझे दिख रहा है वो ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी खरीदने वाला मामला ठीक दिख रहा है मुझे। दो तरीके हैं दीप, एक तो ये कि कल का स्टॉप लॉस लगा दे छोटा वाला 36,800 का,
ठीक है। दूसरा ये 36,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो मैंने अभी 36,500 का सुझाया है आपको स्टॉप लॉस, वहाँ स्टॉप लॉस लगाएं। 37,050 पहला छोटा टारगेट जी, 37,325, 37,500, 37,575, 650, 37,700, 37,800 तक की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप 37,050 के ऊपर निकल जाएं और ट्रेड करना शुरू कर दें तो आपका स्टॉप लॉस 36,800 हो जाएगा कल के लो पर, ठीक है। 36,828 का लो बनाए, वहाँ पर स्टॉप लॉस कर लीजिएगा। ये आपके लिए, इनफैक्ट अभी भी आप चाहे तो 36,800 कर ही दीजिए इसको, ताकि ऊपर तो खुलने के अब संकेत है ही है। इस स्टॉप लॉस को बदल लीजिए, 36,800 स्टॉप लॉस कर दीजिए और बाकी टारगेट सारे के सारे वैसे ही रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बेचना चाहते हैं 37,650 से 37,800 की रेंज में आपको बेचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 38,050 का, ठीक है। 38,050 का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट करिए। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 37,500, 37,325 दो छोटे टारगेट हैं, 37,050, 36,900 मीडियम टारगेट है, 36,800, 36,600 और 36,500 ये 3 टारगेट फाइनल है जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। जो भी आप खरीदारी और बिकवाली का ट्रेड लें निफ्टी बैंक निफ्टी में, जिनके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ आपको जो दिए हैं ऊपर मैंने आज के लिए, उनका सहारा ज़रूर लें ताकि आप ट्रेल करते चलें अपने प्रॉफिट को, या स्टॉप लॉस अगर आपको जहाँ भी लगाने वो ध्यान में। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए पूरे लेवल्स। वायदा कारोबार, एक और स्टॉक ऐड हो गया बैन लिस्ट में, जो कल हम बात कर रहे थे, इंडिया बुल्स लंबे समय बाद बैन लिस्ट में। तो इंडिया बुल्स, टाटा पावर, सेल, पीएनबी और बीएचईएल आपके लिए हैं सारे के सारे बैन के स्टॉक्स। अच्छा, फंड्स का डेटा समझाएं सर। फ्यूचर्स में थोड़ा हाथ रोका, इनफैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी भी करिए, बट कैश का बड़ा सेल फिगर आया है, बड़ा है और कोई ब्लॉक डील वाला मामला नहीं है। 4,200, मतलब बेसिकली पॉइंट क्या है दीप, इनको बेचना वही 3-4 हज़ार करोड़ रोज बेचना, रोज का है। अब इधर बेचे उधर बेचे, करेक्ट है ना, कहाँ पे निकाले। लेकिन कैश की बिकवाली थोड़ी चिंता की बात ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका मतलब क्लियर कट आप डिलीवरी छोड़कर जा रहे हैं, है ना। एफएनओ में तो कई बार ये होता है कि आप चलो वापस में काट लेंगे कि भाई मैंने यही सोच के बेचा था थोड़ा हेजिंग कर लूँ या थोड़ा नीचे आएगा तो 10% स्टॉक गिर गया मेरे बेचने के बाद, तो चलो वापस ले लेते, डिलीवरी क्यों छोड़ना है, हेजिंग हो गई टाइप, है ना, वो होता है। लेकिन कैश में बेचने का मतलब ये कि आप एक डायरेक्शनल कॉल थोड़े लंबे समय के लिए ले रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं, ख़राब है। अब कहने के लिए कह सकते हैं कि चलो ठीक है एफएनओ में ज़्यादा नहीं बेचा है, बट ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नेट तो नंबर ख़राब है। कल घरेलू फंड ने दम लगाकर खरीदा है 2,200 करोड़ के आसपास का। प्रॉब्लम क्या है कि अगर एफआईज इसी तरह से बेचेंगे 4-4.5 हज़ार करोड़ का, और लोगों को बार बार ये भी लग रहा है कि घरेलू फंड क्यों नहीं खरीदे, अब भाई एक तो कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, कितना खरीदेंगे अल्टीमेटली। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने महीने 1.5 महीने में एलआईसी का आईपीओ है जी, इतना पैसा एलआईसी का आईपीओ निकालेगा, अब वो आएगा कहाँ से। और एलआईसी के आईपीओ में तो हर लोकल फंड पैसा लगाएगा, एब्सोल्युटली, है ना। तो अल्टीमेटली आपको पैसे बचाने तो उसके लिए भी है। एसआईपी तो आपकी 11,000 करोड़ की है, बाकी समझो 10,000 करोड़ और आप ले भी आओ तो भी 20,000 करोड़ है। 20,000 करोड़ आप संभाल सकते हो, रिटेल थोड़ा और संभाल ले, लेकिन अगर उससे 40 से 50,000 करोड़ अगर एफआईज को बेचना है महीने का 60,000 करोड़ का, तो फिर मुश्किल है ना मामला। तो वो लिक्विडिटी वाली जो चिंता है, अच्छा चलो मान लिया एलआईसी का आईपीओ नहीं होता, तब तो आपको पता है कि आपकी जेब में बहुत सारा राशन है, चलेगा काम, लेकिन एलआईसी का आईपीओ में भी तो पैसा निकलेगा ही ना। करेक्ट। सो इसलिए लिक्विडिटी भी मार्च के महीने में आपको परेशान कर सकती है। और वैसे भी बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स जिनको आप बोलते हो, मार्च के महीने में उनका फ्लो कम हो जाता है, उल्टा निकालने का ज़्यादा सोचते हैं बजाय डालने के लिए। सो थोड़ा सा मुझे लगता है लिक्विडिटी के लिहाज से थोड़े कंसर्न्स आगे रह सकते हैं, ये दिख रहा है डेटा में। बिल्कुल, थोड़े वो कंसर्न्स है। अब आइए एफएनओ के डेटा। 17,000 एकमात्र लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 17,000 के पुट पर लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख शेयर, नो सॉरी, कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख शेयरों का। 29 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, नहीं मैंने डेटा गलत बोल दिया। 17,000 पर 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट ऊपर है। तो 17,000 के नीचे जब तक हैं तब तक आप खराब ही है। सो अगर आज आप 150 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस में मत है कि मैं अच्छा मजबूत हो गया हूँ। ये 113 पॉइंट आप कुछ नहीं है। 113 पॉइंट का मतलब है कि आप 50 पॉइंट नीचे है। मैं 17,000 से गिनूंगा ऊपर है कि नीचे। तो जब तक 17,000 के नीचे तब तक ठीक है, हल्की फुल्की रिकवरी। 700-800 पॉइंट एक तरफा गिरे तो 150-200 पॉइंट बढ़ जाएंगे, उतना ही मामला समझिए। सो आपको तेजी 17,000 से गिननी, पहली चीज़ तो ये क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद 17,100, 17,200 पर भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, तो हर 100 पॉइंट पर आपको रुकावट तो आएगी, अड़चन आएगी, आसान है नहीं। बैंक निफ्टी 37,000
मेक और ब्रेक लेवल है। 11 लाख शेयर पुट में है, 10 लाख शेयर कॉल में। बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ है कि पोजीशन कम है। रुकावट अगली जो बनेगी वो 37,500 के आसपास बनेगी। तो बैंक निफ्टी के लिए भी 37,500 38,000 कंजेशन जोन हो जाएगा। इस रेंज में कहीं भी पहुंचकर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आएगी और 37,000 मेक और ब्रेक लेवल है। सिंपल, क्लियर है सर। तो चलिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी, वॉलेटिलिटी 1-2 दिन और लास्ट कर सकती है, नजर रखते हैं इस पर। आइए फिर बता दें आपको आज कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे, ट्रिगर्स क्या हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। देवांशी, कुशल और साथ ही आशीष है हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और नतीजे। गुड मॉर्निंग। आज आप देखिए बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं है, फाइनली रिजल्ट सीजन खत्म हो चुकी है और यहाँ पे सिर्फ कैश मार्केट में क्रिसिलिस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। लेकिन आरईसी यहाँ पे आपको 6 रुपये जो डिविडेंड आया था उसका एडजस्टमेंट आज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा और प्राइस चेंजेस, जो प्राइस बैंड चेंजेस है वो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हुई है जो कि 20% थी, वहाँ से घटकर 10% हो गया है। नतीजों पर बात करते हैं। कोल इंडिया मजबूत नतीजे आते हुए दिखे थे और इससे पहले जो डिविडेंड का ऐलान किया है, जैसे कि हमने आपको बताया था 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड था और एग्जैक्टली वैसे ही डिविडेंड आता हुआ दिखा है। जो आय है वो 20% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में 32% तक की बढ़त है। मार्जिन भी आप देखिए 22% से बड़ी है, 24% पे आती हुई दिखी है। तो इन और नतीजे जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। आयशा मोटर्स जो अनुमान था उससे थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। आय केवल 2% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 13% तक कम होता हुआ दिखा और मार्जिन ऑलमोस्ट 24% थे, वहां से घटकर 20% पे आते हुए दिखे और मुनाफे में भी 14% तक की गिरावट थी। एनबीसीसी कमजोर नंबर्स हैं। आय इस बार 4.5% तक कम हुई है, मुनाफा भी 11% घटा है। मार्जिन इस बार 3.62% पे आते हुए दिखे हैं, 3% से बढ़कर। तो ये मार्जिन का फ्रंट जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, बाकी कमजोर हैं। इसके साथ ही आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अनुमान से कमजोर नतीजे। आय इस बार 35% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन उसके सामने आप देखिए जो मार्जिन है वो 32% से घटकर 22% पर पहुंचते हुए दिखे और जो मुनाफा है उसमें 4.3% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। आखिर में अदानी एंटरप्राइज मिले जुले नंबर्स हैं। आय इस बार 60% बढ़ी है, लेकिन घाटा आया है 11.6 करोड़ का और मार्जिन भी इस बार कम होते हुए दिखे, 4% पे क्लॉक इन हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं। मॉर्निंग दीपांशु, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन नंबर्स जो हैं ओवरऑल अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। मुनाफा लगभग 36% बढ़कर 305 करोड़ पर आया है और साथ ही कंपनी की आय में भी 41% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मार्जिन्स 26.6% के मुकाबले 19.9% पर आते हुए दिखे हैं और कंपनी ने 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट 25 फरवरी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नंबर्स जो हैं फ्लैट हैं, कमजोर साइड पर देखने को मिला है। मार्जिन 30.4% के मुकाबले 17% की मार्जिन कंपनी दर्ज किए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगभग 5% गिरकर 66 करोड़ पर आया है। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज मुनाफा था पिछले साल 31 करोड़ का, इस बार 9.5 करोड़ के घाटे में तब्दील होता हुआ दिखा है, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आप देखिए 25 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ इस बार आता हुआ नजर आया है। तो नंबर्स जो हैं कमजोर साइड पर यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। ग्रेफाइट इंडिया नंबर्स अच्छे हैं। यहाँ पर खासकर मुनाफा आप देखिए 23 करोड़ के मुकाबले 132 करोड़ का आया है। साथ ही यहाँ पर कामकाजी मुनाफा पिछले साल 74 करोड़ का घाटा था, इस बार 137 करोड़ के मुनाफे में तब्दीली है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन्स पर अगेन यहाँ पर डिप देखने को मिला है। 12.3% के मुकाबले 10.2% के मार्जिन है। मुनाफा 19% बढ़कर 30 करोड़ पर आया है और आय में भी लगभग 24% का उछाल देखने को मिला है। एयरकॉन इंटरनेशनल ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर भी ठीक ठाक है, पर मार्जिन्स अगेन यहाँ पर भी दबाव है। 9.5% के मुकाबले 8.7%। मुनाफा लगभग 33% बढ़कर 135 करोड़ का आया है। एनएलसी इंडिया हर एक फ्रंट पर नंबर्स यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया है। मार्जिन्स करीब 4% बढ़कर 25.5%। मुनाफा भी 26% बढ़कर 230 करोड़ पर आया है। और अंत में गायत्री प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर मुनाफा था पिछले साल 38 करोड़ का, इस बारी 288 करोड़ का घाटा आता हुआ दिख रहा है कंपनी का और आय में भी लगभग 25% की गिरावट है। यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट पर प्रदर्शन खराब है गायत्री प्रोजेक्ट्स के। बिल्कुल, तो नतीजे कुछ अच्छे और कुछ मिले जुले, कुछ खराब। देवांशी, बताएं आपके पास कौन से कैश के नतीजे हैं। नेशनल फर्टिलाइजर मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। आय आप देखिए 70% बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो एबिटा है वो 122 करोड़ पे आया है, 210 करोड़ से घटकर, और मार्जिन भी 7% से घटकर 2.5% पे कंपनी क्लॉक इन किए। घाटा हुआ है 23 करोड़ का। पेनिशिया बायोटेक, यहाँ पे भी आप देखिए नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है। आय 10% बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 22% कम हुआ है। मार्जिन भी घटे हैं, 11% से घटकर 7.5% पे आते हुए दिखे और घाटा लगभग 49 करोड़ पे आया है। रोजरी बायोटेक, यहाँ पे भी मार्जिन कम होते हुए दिखे हैं,
11% पे मार्जिन आए हैं, 16% से घटकर। आय इस बार दुगनी होती हुई दिखी है 428 करोड़ पर, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं मार्जिन की वजह से थोड़े से खराब हैं। एलेम्बिक लिमिटेड सिर्फ आय बढ़ती हुई दिखी है जो कि 32% बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे भी यही है कि जो मार्जिन है वो 28% थे, वहां से घटकर 19% पे इस बार आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है वो भी 14% तक गिरता हुआ दिखा है। सबसे अच्छे नतीजे सीसीडी, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। रेवेन्यू आप देखिए थोड़ा सा कम हुआ है, 183 करोड़ पे आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 35 करोड़ पे कंपनी ने क्लॉक इन किया है, और जो मुनाफा है वो 18.8 करोड़ है, जो कि पिछले साल कंपनी ने 110 करोड़ का घाटा किया था। धानी सर्विसेज ओवरऑल मिले जुले नंबर्स, लॉस 217 करोड़ पे आया है, जो कि बड़ा है 80 करोड़ से, लेकिन आय में 50% तक की बढ़त है, तो मिले जुले नंबर्स यहाँ पे। डिश टीवी भी आप देखिए जो आय है वो एकदम फ्लैट है, लेकिन मुनाफा इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आती हुई दिखी है, अच्छे नंबर्स हैं। जो आय है वो इस बार 240 करोड़ पे आई है, 260 करोड़ से कम होके। कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 44 करोड़ पे आया है, 9 करोड़ से बढ़कर, और मार्जिन पे आप देखिए 3.5% थे, वहां से बढ़कर 18.5% पे आते हुए दिखे। मुनाफा लगभग 29 करोड़ पे आया है, जो कि पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था। जेबी केमिकल्स यहाँ पे नंबर्स वीक है, आय 10% बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 25% गिरा है, मार्जिन 31% से घटकर 21% पे आए हैं, और मुनाफा भी इस बार 45% तक कम होता हुआ दिखा। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नंबर्स अच्छे हैं, जो आय है वो 67% बढ़ी है, मुनाफा इस बार करीब 2.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है, मार्जिन 9% से घटकर 6% पे आते हुए दिखे हैं, लेकिन मार्जिन के अलावा बाकी नंबर्स अच्छे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए और भी कई सारे नतीजे। कुशल, फाइनल सेट ऑफ नतीजे और फिर आज की जो अन्य खबरें ये भी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, सद्भाव इंजीनियरिंग नंबर्स मिले जुले हैं। आय में तो 26% की गिरावट है, लेकिन पिछले साल जो 41 करोड़ का घाटा था इस बारी 39 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। साथ ही स्टर्लिंग एंड विंसल रिन्यूएबल यहाँ पर मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है कंपनी। 22 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी 429 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। हालांकि आय में करीब 14% का उछाल रहा है। कुछ खबरें हैं जहाँ पर सिप्ला को फोकस में रखिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की ब्लॉक डील के जरिए करीब 2.5% हिस्सा बेचने की आज योजना है, और यहाँ पर प्रमोटर की कंपनी में मौजूदा हिस्सेदारी 36.11% है आपकी जानकारी के लिए, और 904 रुपये 80 पैसे से 916 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर के बीच ये डील संभव है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कल के सत्र में QIP इनका खुलता हुआ दिखा था। 54.6 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, और फ्लोर प्राइस जो है उसमें अधिकतम 5% के डिस्काउंट पर ये इशू प्राइस रहेगा। साथ ही वेदांता यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि मल्टीपल न्यूज़ रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आ रही हैं कि कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ MOU साइन कर लिया है, और ये MOU जो है भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया गया है, और इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी इस JV में वेदांता की रहेगी, और अनिल अग्रवाल JV के चेयरमैन होंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बी ब्लंट, जो कि एक प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड है, उसमें पूरी हिस्सेदारी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 85 करोड़ में जो मामा अर्थ कंपनी है उसको बेच दी है। और एक इनसाइडर ट्रेड है मेरे पास जिसमें टाटा एलेक्साई यहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप ने करीब 70,000 शेयर बेचे हैं 10 से 11 फरवरी के बीच, और एक फंड एक्शन है सोमानी होम इनोवेशन में, जहां पर एबेगस ग्रोथ फंड ने करीब 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। वहीं उसके अगेंस्ट इक्यू इंडिया फंड ने ऑलमोस्ट 6.25 लाख शेयर जो है सोमानी होम इनोवेशन के बेचे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारी की सारी खबरें, फंड एक्शन और ढेरों नतीजे जो आए हैं। आशीष से जानते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए HDFC लिमिटेड, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, अपग्रेड भी आया, खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य दिया 3050 रुपये का, और ये मान रहे कि हाल ही के करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर आप देखें तो रिस्क और रिवॉर्ड जो है आकर्षक नजर आ रहा है। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2960 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोदरेज कंज्यूमर, कुशल आपको खबर बता रहे थे कि बी ब्लंट में जो हिस्सा बेचा है इन्होंने, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली इस डाइवेस्टमेंट को पॉजिटिव मान रहे और टारगेट दिया 830 रुपये के करीब का। हालांकि 800 ही कल की क्लोजिंग है, और मैक्वारी भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, इनसे ज्यादा बुलिश है क्योंकि 1100 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। आइशर मोटर्स जहां पर नतीजे आए थे, CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 3300 रुपये का लक्ष्य है, 2570 की कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि नतीजों के आधार पर देखें तो कमजोर है, लेकिन आगे वॉल्यूम रिकवरी काफी पॉजिटिव मान रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है।
और खरीदारी की राय दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक पर नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1350 के लक्ष्य के लिए। 942 की जो है कल की क्लोजिंग है और मान रहे कि अगले 30 दिनों में देखें तो स्टॉक में जो है अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप देखें तो मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1135 रुपए के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड पर नजर रखेगा, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 175 से घटाकर करीब 167 का कर दिया है। पावर ग्रिड पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 240 के लक्ष्य के लिए। और वोल्टास पर भी जो है नतीजों के बाद रिपोर्ट आई, गोल्डमैन सैक्स की, यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1070 से बढ़ाकर 1080 कर दिया है। हालांकि कमेंट्री कमजोर है, मान रहे कि एसी जो सेगमेंट है यहाँ पर काफी धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। और नोमेरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 1336 से घटाकर 1270 कर दिया है। एसीसी पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2250 के लक्ष्य के लिए। और अंत में मेट्रोपोलिस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य घटा है 3618 से घटाकर 3317 कर दिया है। 2050 की जो है कल की क्लोजिंग है। सबसे बढ़िया कौन सी है सर? बढ़िया तो सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड पर लग रही है, स्टॉक भी काफी करेक्ट हो चुका है और ब्रोकरेज हाउस का भी भरोसा बना हुआ है स्टॉक के ऊपर। तो एचडीएफसी लिमिटेड सबसे बढ़िया है। खराब वाली में? खराब में तो सर ज्यादा कुछ खराब नहीं, कल तो स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी खराब में भी अगर आप देखें तो मेट्रोपोलिस है एक ऐसा स्टॉक जहां पर थोड़ा टारगेट कट किए, हालांकि भाव उससे बहुत नीचे है। ठीक है, सॉरी ऊपर है हम। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके पिक ऑफ द डे। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर कल बंद होने के बाद आज गैप से ओपनिंग होती हुई दिख रही है, इसलिए आप सबको भरपूर आज़ादी है नोटा के इस्तेमाल करने की, पहले से बता दूं। और किसी को नोटा के इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल नहीं किया जाएगा, ये भी मैं आपको प्रॉमिस डे कब गया था? अभी 2-4 दिन पहले, तो लेट हो गया मैं, लेकिन आज ही कर देता हूँ। चलिए बंसल जी शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। तो अनिल जी देखिए, आपने तो बड़ा अच्छा सुबह सुबह बोला कि नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो अनिल जी कहानी बनती है, जैसे मैं कहानी बना के लाया था कि डीएलएफ में ब्रेकडाउन है, एचडीएफसी में ब्रेकडाउन है, रिलायंस रुका हुआ है। तो आई विल लाइक टू गिव पिक ऑफ द डे मार्केट खुलने के बाद। तो अनिल जी एज ऑफ नो नोटा है, मार्केट खुलने के बाद देखेंगे। प्रॉमिस आपको निभाना पड़ेगा। पर्सनैलिटी वो होती है जो आपकी पब्लिक में दिखती है और कैरेक्टर वो होता है जो अपने आप अलग अकेले में दिखता है। करेक्ट। मैं कोशिश कर रहा था कैरेक्टर जानने की। देखो बंसल जी ने सबसे पहले सुबह सुबह नोटा इस्तेमाल किया। मौका मिलना चाहिए बंसल जी को किसी चीज को मिसयूज करने का, क्या बंसल जी? चलिए, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आज तो मैंने ही बोला है तो बनता है आपका नोटा इस्तेमाल करना। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे दो स्टॉक्स पसंद है। एक तो मैं समझता हूँ कि टीसीएस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी बायबैक 23 फरवरी से रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो चुका है। मेरे ख्याल से जो टेलविंड्स है आईटी सेक्टर में वो टीसीएस के लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे। ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, मार्जिन्स में भी डेफिनेटली आउटलुक अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक साबित हो सकता है। अगर मार्केट गिरता भी है थोड़ा सा तो उसको एक्यूमुलेट करिए। करीबन 41-4200 का हमारा 12 मंथ्स का टारगेट प्राइस रहेगा। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो कल काफी गिरा था, हमको लग रहा है कि बैंकिंग स्पेस इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहां पे आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प है। 753 का कल का क्लोज है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। हमको लग रहा है ये भी करीबन 12 से 15 महीने में 1050 का टारगेट प्राइस छू सकता है। तो जो करंट मार्केट की ट्रेंड है उसको बिल्कुल घबराइए नहीं। मुझे लग रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड अच्छे क्वालिटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का है और डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी अपसाइड आपको 12 से 15 महीने में आएगी। ओके, तो टीसीएस पसंद है और आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की यही खास बात है कि जब बाजार खराब होता है तब उन्हें खरीदारी के मौके नजर आते हैं। तो टीसीएस में आप 4100-4200 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये वहां पर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और 1050 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में। ये दो स्टॉक हैं जहां पर अविनाश जी हैं प्रसन्न, प्रफुल्लित, खरीदने की राय। आइए सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी मार्केट्स में एक कमबैक आना चाहिए, एक अच्छा मूव पकड़ना चाहिए। 1 या 2 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो पिक है वो है कमिंस के अंदर यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 940-950 के बीच में इसमें खरीदारी करें। 920 रुपए का इसके अंदर नीचे में एक स्टॉप लॉस लगाएं
और ऊपर के अंदर 980 रुपए से लेके 990 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से कमिंस इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए क्यूमिंस इंडिया में खरीदारी करने की राय। दमदार नतीजे और नतीजों के बाद से स्टॉक बाजार की गिरावट से दूर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब मुलाकात करते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। आपको क्या पसंद है सर आज के लिए? गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह का ब्रेकआउट कल गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, उसका फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइटन में आता हुआ नजर आ सकता है। और कल के सेशन में भी हमने भारी गिरावट में देखा कि ये स्टॉक शुरुआती गिरावट के बाद काफी हद तक सारा दिन अपने आप को संभालता हुआ नजर आया। मुझे लगता है टाइटन यहाँ से एक अच्छा लॉन्ग साइड का कॉन्ट्रा बैट हो सकता है, तो टाइटन में हम खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। 2398 रुपए का कल का क्लोज है। 2385 2385 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 2435 पहला टारगेट और 2450 दूसरा टारगेट। टाइटन अनिल जी मुझे लगता है यहाँ से आज का पिक ऑफ द डे हो सकता है। टाइटन खरीदना है, ये है राय आपके लिए आती हुई। और 2385 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना चाहिए और लगाइए ऊपर की तरफ का टारगेट 2435। 2450 कर दो, 3450 आने में बहुत टाइम लगेगा अभी। 2435 2450 3450 तो खुद हमारे हिमांशु जी भी सपने में नहीं सोचे कि इतना आ सकता है। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मुझे कैश वाला स्टॉक पसंद है, नैटको फार्मा, जहां पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है और कंसोलिडेशन है। तो मेरा मानना है कि आपको 910 के स्टॉप लॉस के साथ 5 रुपए का रिस्क लेके 7 रुपए का रिस्क लेके बाय करके चलना चाहिए। इमीडिएट आज के लिए टारगेट्स रहेंगे लगभग 930 के आसपास के। 930 के ऊपर की क्लोजिंग मिली तो एक पोजिशनल तरीके से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 930 के फर्स्ट टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है नेटको फार्मा जहां पर खरीदारी करने की राय। और नेटको फार्मा के बारे में बता दूं कि कल नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, मार्जिन थोड़े से कम रहे, 23% से घटकर 18% आए। बाकी नतीजे बड़े दमदार और शानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अच्छे रिजल्ट्स के दम पर ये आज तेज दौड़ लगा सकता है। आय बढ़ी है 58%, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 23%, मुनाफा 26-27% बढ़कर आया। तो ये अच्छे नंबर्स के दम पर नेटको में आज हो सकता है एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। कौन बच गया अभी? हिमांशु जी भी हो गए, किरण जी भी, कुणाल जी बाकी। हाँ, कुणाल जी आ गए ना। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आ गए आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज लेट होने में अनिल जी मुझे दोष मत दीजिएगा। अनिल जी कल बाजार देख रहा था मैं और रात भर देखता रहा अनिल जी, तो ये सोच रहा था कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो अनिल जी देखिए, वैलेंटाइन डे पर रोमांस जीवन में आया या ना आया, हाँ। रोमांच आ गया है अनिल जी। हाँ, ये बात तो सही है। और ट्रंप साहब गए, पुतिन साहब आ गए अनिल जी। हाँ, ये बात है। फर्क इतना है कि उनके ट्वीट कम आते हैं। हाँ, बस आते ही नहीं। हाँ, आते नहीं, बाकी तो बढ़िया है। ये बात सही है। कोई कोई दुनिया भर को जगाए हुए रखे हुए, अलर्ट पर रखे हुए, और हम सब लोग आराम से चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि हमारे कुणाल जी रात भर जागे हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा कॉल वॉल आपके आए आज बाजार खुलने के बाद, क्योंकि नोटा का इस्तेमाल किया है बंसल जी ने, बंसल जी आप इस चीज के लिए इंतजार मत करना कि कुणाल जी कंफर्म करेंगे उसके बाद मैं बोलूं। हो सकता है कुणाल जी बीच में पावर नैप ले लें शो के दौरान, तो आपके कॉल आए तो आप अपने आप दे दीजिएगा दोनों के नाम से। बाकी कोई पिक ऑफ द डे है तो बताइए कुणाल जी। अनिल जी कॉल तो अभी ले लीजिए, बताइए। अनिल जी कॉल तो बिल्कुल तैयार है। अनिल जी खरीदारी की राय है RHI मैग्नेसीटा पर, और अनिल जी मेरी राय है जो पहले ओरिएंट एब्रेसिव्स होता था अनिल जी, इसमें गिरावट में बाय करना है। 2 दिन से अनिल जी लगातार ये ताकत दिखा रहा है, बाजार कमजोर हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मजबूत हो रहा है। तो इसमें अनिल जी कमजोरी बनती है, 480 रुपए के आसपास ये मिल जाए तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 520 रुपए का टारगेट होगा, गिरावट पे इस पर खरीदारी करने के राय। इस स्टॉक को बंसल जी पहले भी कभी बाय कॉल नहीं देते थे, शॉर्ट तो दे ही नहीं सकते हैं, कैश का स्टॉक अब भी नहीं देता है। पहले भी जब ओरिएंट एब्रेसिव था बहुत मुश्किल था इसको बोलना, तब भी मुश्किल होता था, जब नाम बदला तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो बंसल जी ने तो अपनी लिस्ट में से डिलीट ही कर दिया, जाने दो, ये स्टॉक अपने काम का नहीं है, जो कुछ बोलना है कुणाल जी बोलेंगे। कुणाल जी कोई स्टॉप लॉस रखना है इसमें? अरे जी अगर 480-85 के आसपास खरीदते हैं तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 520 का टारगेट होगा। ओके, 480-85 के आसपास खरीदिए, 460 का स्टॉप लॉस, 520 का टारगेट। आइए बढ़ते आगे, वागले साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या इरादा है आपका? अनिल जी गुड मॉर्निंग।
दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा इरादा बेचने का ही है, बाउंस पे बेचना है। अडानी मैंने कल बात किया था, उसके रिजल्ट्स आए, मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है और पैटर्न बहुत खराब है, तो एक बाउंस मिलता है एक 15-20 रुपए का। 1664 का बंद है, 1680 के आसपास मुझे बेचना है, 1701 के स्टॉप लॉस है और मुझे 1600 के टारगेट्स ऑन द डाउन साइड 1 से 2 दिनों में दिखते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइज में बिकवाली की राय। नतीजे भी कमजोर रहे अदानी एंटरप्राइज के, राइट? तो कमजोर नतीजों के बाद आज गिरने की जगह तो बनती है। अगर मार्केट के मूड माहौल के साथ उछाल मिले तो ऊपर में बेचे। 1680 अच्छी जगह जहां पर आप बेच सकते हैं, ये मानना है। उछाल में बिकवाली करने, मुनाफे से घाटे में आई है, मुनाफे से घाटे में आई है। खराब रिजल्ट्स आते हुए दिखे अदानी एंटरप्राइज के। आइए, एक बिग ब्रेकिंग आपके लिए आती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। हिंडाल्को के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हैं शामिल, इस वक्त बता रहे हैं हमें कि क्या कुछ हुआ है। हिंडाल्को के लिए खबर अच्छी क्यों है, बताएं अमरीश, क्या है खबर? गुड मॉर्निंग सर। सर, खबर ये है कि हिंडाल्को ने एक अर्जी दी थी डीजीटीआर में, जिसमें कहा गया था कि जो एल्युमिनियम फॉयल चाइना से इंपोर्ट होता है उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी रहनी चाहिए। डीजीटीआर ने समीक्षा की थी और समीक्षा के बाद ये पाया है, ये सिफारिश की थी कि ये जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया भी जाना चाहिए और इसकी मियाद भी बढ़नी चाहिए। और कल राजस्व विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि चीन से इंपोर्ट होने वाले एल्युमिनियम फॉयल पर जून 2022 तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी रहेगी, ये उसने घोषित कर दिया है। तो कुल मिला के हिंडाल्को के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये कंप्लेंट भी हिंडाल्को की ही थी और तमाम ऐसी कंपनियां जो कि एल्युमिनियम फॉयल के बिजनेस में है, उनके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है हिंडाल्को के लिए। इन्होंने ही कंप्लेन करी थी, अर्जी डाली थी और उस पर एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। एल्युमिनियम फॉयल में तो ऑफकोर्स हिंडाल्को की लीडरशिप भी है। शुक्रिया अमरीश, ये बड़ी खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। अविनाश जी, कैसे देखें इस खबर को, इसका इम्पैक्ट? और आज थोड़े ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हैं, तो हिंडाल्को एक्शन में दिख सकता है सर? दीपांशु बिल्कुल दिख सकता है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये बात काफी अच्छी है। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। सबसे बड़ी बात दीपांशु, एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी भी रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो चौथी तिमाही कंपनी की आएगी, वहां पे कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि करीबन $3000 पर टन की प्राइस चल रही है। तो ये डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा टेलविंड देगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी डिप आता है तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में हिंडाल्को काफी वेल पोजीशनड है और जो भी गिरावट हुई है, अगर किसी को इवन 3 to 6 मंथ्स का व्यू लेना है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है फ्रॉम द करंट प्राइस लेवल। तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है हिंडाल्को के लिए। नजर रखिए, कल ऑफ कोर्स बाकी मेटल शेयर्स और बाकी शेयरों की तरह ये भी गिरा था, बट आज सुबह अच्छी खबर इस पर आती हुई दिख रही है। अच्छी खबर तो वेदांता के लिए भी है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि सेमीकंडक्टर कारोबार में एंट्री के लिए ये तैयार हैं और अब फॉक्सकॉन, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स है, इनफैक्ट एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा हिस्सा इनके पास है, इनके साथ इन्होंने MOU साइन करा है सेमीकंडक्टर्स भारत में बनाने के लिए। तो ये जेवी हो गया है, मेजॉरिटी हिस्सा वेदांता के पास होगा। चार्ट्स पर एक बार जरा राय ले ली जाए। किरण जी, कैसे देखें वेदांता के चार्ट्स को सर? दीप, वेदांता के चार्ट्स एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। जिस तरीके से थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिली कल, मेरा मानना है कि इधर से वर्स्ट केम सिनेरियो मुझे लगता है कि आपको 355 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए। उधर से वापस एक बार आपको अप मूव देखने को मिल जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी इंटैक्ट है। मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 3 दिन 4 दिन पहले जो स्विंग हाइज थे वही रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर वापस एक बार एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमारी राय ये है कि करंट लेवल से 355 आपका एक्यूमुलेशन रहेगा और 350 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता पर आए, बड़ा एक्शन वेदांता के लिए। अब देखना ये होगा कि इसका इक्विटी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कितना पैसा वेदांता जो लिस्टेड कंपनी वही डालती है, प्रोमोटर पर्सनल कैपेसिटी में डालते हैं, सारी डिटेल्स समझेंगे, जानेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट एड की शुरुआत करूं, उसके बाद बता दूं मैं आपके हेडलाइन के बाद एक नहीं बल्कि दो बड़ी एक्सक्लूसिव आ रही है। वाह, 2 बड़ी खबर। बिल्कुल। तो हेडलाइंस